हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पैनोरमा के चैप्टर ड्रॉट के बारे में, जिसके राइटर हैं शरत चंद्र चटर्जी। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको आंसर लिखने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की लेंथ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी है। कम से कम 15 से 17 पेजेस इस चैप्टर की लेंथ है आपके टेक्स्ट बुक में। मैंने थ्रू आउट द रीडिंग लगाई है इसकी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैं इस चैप्टर के हर एक पॉइंट के साथ वाकिफ़ करवाऊँ। और आप अगर इस उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं कि मैं इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को काट दूंगा और वीडियो की लेंथ छोटी करके आपको समझाऊंगा, तो आप अभी वीडियो को बंद कर सकते हैं। क्योंकि मैं उन आदमी में से नहीं हूँ, जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस देखे यूट्यूब में कि जिन्होंने 5 या 6 मिनट में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। जो चैप्टर वाकईदा 6-7 मिनट का होता है मैं उसको ख़त्म करता हूँ उतने टाइम में, पर ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना और अच्छे से सुनना पूरी वीडियो को। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सीरियस घटना के ऊपर बेस्ड है, और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है यहाँ पे शरत चंद्र चटर्जी ने। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको इस चैप्टर की स्टोरी के साथ में। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली ड्रॉट का मतलब आपको पता होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ता है। जब ड्रॉट होता है आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो सूखे का सीन क्या होता है, कल्पना कर सकते हो आप कि एकदम पानी बारिश हो नहीं रही है, पूरा धरती पे दरारें आ रखी है, इस टाइप का वो सीन होता है। ठीक है। तो जो स्टोरी के अंदर गांव का नाम था काशीपुर। ठीक है। और जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक गफूर, जो एक जुलाहा है, वीवर है, मतलब जिसका कपड़े बुनने का काम है, बुनकर बोल सकते हो आप इसको। तो पहला तो है गफूर। एक है उसकी 10 साल की बेटी अमीना। ठीक है, जिसकी माँ नहीं है, उसको स्टार्टिंग से गफूर ने पाला पोसा है। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है महेश, जो गफूर का बैल है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जो स्टार्टिंग में कैरेक्टर आता है वो है तारक रत्न। ये जो मेन कैरेक्टर है, बाकी थ्रू आउट द चैप्टर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स आएंगे जिनको मैं आपको हाईलाइट करके बताता रहूँगा। और वो कैरेक्टर तभी पता चलते हैं जब आप पूरे चैप्टर को रीड करते हो। तो मैं ये काम आपके ऊपर डालना नहीं चाहता, मैंने कर लिया है। तो बस आप सुनो और समझो इस चैप्टर को, और एंड तक ज़रूर देखना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ इसके। तो काशीपुर गांव है, उसके अंदर गफूर का मकान एकदम दयनीय स्थिति के अंदर है, उसकी दीवारें टूट चुकी है मिट्टी की। और मई के एंड का टाइम चल रहा है, जब आप एक्सेप्ट कर, आप भी राजस्थान में रहने वाले होंगे ही, आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर है। तो आप देख सकते हो कि मई के एंड में कैसी गर्मी पड़ती है। गर्मी के अंदर मतलब बारिश नहीं, और गर्मी पड़ती है, और अगर 2-2 महीने तक बारिश नहीं हो तो क्या हाल हो सकता है ना। तो वही हाल है इसके अंदर सेम हो रखे हैं। इसके कारण जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। ऐसे में गफूर की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। उसके घर में दरारें पड़ चुकी है, उसकी छत जो घर की है वो टूट चुकी है, और उसको बुखार आया हुआ है भयंकर पिछले 3-4 दिनों से। उसका जो घर का आंगन है और जो मेन रोड है वो दोनों में कुछ अंतर नहीं रह गया, उसके बीच में कोई दीवार नहीं है, दोनों बस एक समान हो रहे हैं। आने जाते जो भी गुजरने वाला है वो गफूर के घर के अंदर आसानी से देख सकता है कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो अपनी बेटी अमीना के साथ रहता है घर के अंदर। और उसी टाइम क्या होता है, दोपहर में तारक रत्न आता है। तारक रत्न गाँव का पंडित होता है। ठीक है। और वो जो मेन गाँव का जमींदार है, जिसका नाम है शिबू बाबू। ठीक है। तो शिबू बाबू जमींदार है, उसके खेत से आता है। शिबू बाबू के बच्चे का बर्थडे था, एक्चुअल में 3 साल का बच्चा था उसका, उसका बर्थडे था। तो वो उसके यहाँ से आता है, वहाँ पे आते टाइम उसको मिलता है गफूर से। ठीक है। और वहाँ से वो अच्छी खासी पंडित जी थे, तो पूजा पाठ करके आए थे वहाँ पे। तो अच्छा खासा धनराशि और फल फ्रूट चावल वगैरह सब पेट भर के पहले तो खा लेता है, और पूरा एक थैले में भर के रहता है। और वहाँ पे आके जोर से आवाज़ लगाता है, गफूर कहाँ है तू। तो उसकी बेटी आती है, तो बेटी बोलती पापा को तो बुखार है और पापा सो रहे हैं। तो तारक ने बोलता है कौन सा बुखार, उसको बाहर बोला उसको। तो बाहर आता है गफूर, और वो तारक रत्न और गफूर के बीच में बहुत ही मार्मिक संवाद चलता है। एक तारक रत्न गफूर को, तारक रत्न क्या थोड़ा इकोनॉमिकली स्टेबल, और गफूर एकदम गरीब आदमी, गरीब तबके का आदमी है। तो तारक रत्न गफूर को झाड़ता है कि तुमने तुम्हारे बैल को बाहर ऐसे रस्सी में कैसे बांध के रखा हुआ है, इसको कम से कम छाया में तो खड़ा करो, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तुमने इसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया है। तो गफूर बोलता है साहब जी मैं क्या दूं खाने के लिए, मेरे खुद की हालत बहुत ख़राब है, मैं इससे प्यार तो बहुत करता हूँ पर मेरे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है।
काम कुछ है नहीं, सारे खेत सूखे पड़े हैं, धान जो बोया था वो भी नहीं मिल रहा, अब सारा जल चुका है। इस स्थिति में मैं करूँ तो क्या करूँ? ज़मींदार से 4 बीघा ज़मीन जोते हैं हम, उसके अंदर जोते तो जोता हुआ सारा जल गया हमारा, तो हम कर भी कह सकते हैं। तो तारक ने बोलता है तो ज़मींदार ने तुमको वो जो धान है वो दिया नहीं। तो गफूर बोलता है मैं गया था ज़मींदार के पास में धान लेने के लिए, तो ज़मींदार ने मुझको टोक दिया और मेरा जो पिछले साल का किराया बाकी था उसके नाम पे मेरा जो धान है उसको काट लिया गया। फिर मैं ज़मींदार के पैरों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मैंने उनको कहा कि मैं जी नहीं पाऊँगा अगर आपने मेरे को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, तो मेरे बैल का क्या हाल होगा। तो फिर भी जैसे तैसे उन्होंने बस 2 महीने तक चलने जितना दान दे दिया, और मेरे महेश जो बैल है उसके लिए कुछ कोई भी घास, कोई भी तरह का घास फूस कुछ भी नहीं मिला, तो वो तो भूखा ही है। हमारे लिए 2 महीने का दान मिला था, वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। वो गफूर पूरा तारक को तर्क के साथ में जवाब देता है। तो तारक ने बोला ठीक है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ये वो ऐसे उसको बहुत अनसन सुना के वो आगे चला जाता है। ठीक है, और आगे जाते जाते वो बैल की तरफ देखता है, फिर गफूर को बोलता है कम से कम इसको छाया में बांध दो और इसको खाने के लिए कुछ दे दो। कि चावल तुमने घर पे बनाया नहीं क्या? तो वो गफूर बोलता है कुछ है ही नहीं तो क्या बनाया? कि चावल बनाया तो चावल की मांड तो पिलाते कम से कम इसको। तो गफूर बोलता है कुछ है ही नहीं साहब जी, आपको कितनी बार कहूँ। तो गफूर रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने झोले में से एक मुट्ठी भर चावल इसको खिला दो। तो वो बोल देता है, वापस रिप्लाई देता है तारक रत्ना कि कौन सी चावल है, खुद के पास खाने के लिए तो घास भी नहीं है और मुझसे चावल मांगता है। और वो ऐसे करके आगे निकल जाता है। तो इससे हमको तारक रत्ना के कैरेक्टर की ये बात पता चलती है कि बस दूसरों के काम के अंदर उंगली करना, खुद के खिलाफ सेट चल रही है, दूसरे काम की उंगली करना और गरीब आदमी का अपमान करना, ये उसका कैरेक्टर हमको पता चल जाता है। फिर आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है उसके अंदर फिर गफूर जो है वो अपना जो महेश है जिसे वो बहुत प्यार करता है, वो उससे एक बहुत ही भावनात्मक संवाद करता है। वो महेश से बोलता है कि 8 साल से तुम हमें पाल रहे हो, पर पिछले 2 महीने से मैं तुमको कुछ खिला भी नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारी पसलियाँ मेरे को दिख रही है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ महेश कि इस स्थिति के अंदर मैं तुमको खिलाऊं तो कहाँ से खिलाऊं? अगर मैं तुमको खुला छोड़ दूंगा तो तुम दूसरों के खेत में केले के पत्ते खाना शुरू कर दो, उनका दान खाना शुरू कर दो, मैं करूँ तो क्या करूँ? और लोग तुमको पशु बाजार में भेजने की बात करते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये बात वो जब गफूर उसको महेश को बोल रहा था अपने बैल को, महेश उसका बैल है इसको मत भूलना आप, बोलते बोलते गफूर की आंखों में भी आंसू आ गए और वो वापस कोने में जाके घर के अंदर बैठ गया अपने, और आंखें उसकी भर गई और बस अपनी बीमारी के कारण रोता रहा और बीमार पड़ा रहा। उसको बुखार तो था ही। उसके बाद में थोड़ा टाइम होता है और एक दिन सुबह गफूर रस्सी तोड़वा के चला जाता है। तो वो अमीना बोलती है कि पापा जी जो गफूर है, सॉरी गफूर नहीं, गलती हो गई, जो महेश है वो रस्सी तोड़वा के चला जाता है। उस मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। महेश है वो रस्सी तोड़वा के चला जाता है और अमीना बोलती है पापा जी वो महेश रस्सी तोड़वा के चला गया और वो कहीं दरियापुर गांव के अंदर भटक रहा है। मेरे को तो जो मानिक घोष है उसके नौकर ने जानकारी दी है, तो उसके जो गफूर है वो विश्वास नहीं करता इस बात पे कि मैं तो नहीं मान सकता, ये हो भी सकता है नहीं। तो वो अमीना बोलती है ये सच्ची घटना है, मेरे को उसके खुद के नौकर ने जानकारी दी है। मानिक घोष नाम का आदमी है जिसके खेत में जिसके खेत में महेश चला गया था और उसके घास फूस उसके खेत को उसने उजाड़ दिया महेश ने। तो मानिक घोष ने उसको कांजी घोष में भेजने का निर्णय ले लिया और वहाँ पे जाके फिर पुलिस वालों ने ये निर्णय ले लिया कि इसको हम बाजार में, पशु बाजार में बेच देंगे कुछ कीमत के ऊपर। तो इस बात को सुन के जो गफूर है उसको बहुत गुस्सा आया और वो हाथों हाथ रातों रात अपने जो पीतल की थाली है वो लेके बंसी काका के यहाँ गया। बंसी काका को एक पीतल की थाली दी और उसके बदले उस थाली को गिरवी रख के उसने 1 रुपया ले लिया ताकि वो कोई दिक्कत हो तो वो छुड़वा सके अपने महेश नाम के बैल को। अब महेश गफूर में भी कन्फ्यूज हो गया था, तो आप थोड़ा टैकल कर लेना, कोई स्टोरी बहुत लंबी है तो बीच बीच में ऐसा कन्फ्यूजन होते रहेंगे। तो महेश जो बैल था मानिक घोष के कब्जे में था। अब गफूर जब पहुंचा वो 1 रुपया दे के कहीं से छुड़वा उसको वापस घर पे ले गया कैसे ही करके, और वो क्या प्रोसेस था वो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है।
घर पे लेके आ गए और वापस जिस स्थिति में महेश बंधा रहता था उस स्थिति में बंधा था अगली सुबह। और अगली सुबह एक आदमी आया हुआ था, वो 10 का नोट लेके महेश की पूरी चमड़ी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर से फेर के बोल रहा था, इससे दाम, मैं दाम कम नहीं करूँगा, इतने ही दाम दूंगा, 10 रुपये दूंगा मतलब। तो वो लेके फिर जाने लगा। जैसे ही उसने, गफूर ने देखा कि यार मेरे महेश को ले जाया जा रहा है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हो, तो उसके अंदर अचानक से शक्ति आ गई और वो तीखे स्वर में बोलने लगा, ये मेरी संपत्ति, आप इसको नहीं ले जा सकते, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। और वो एक्चुअली उसको पशु बाजार में बेचने के लिए काट के उसके मांस का यूज़ करके कुछ करना चाहते थे। तो गफूर को अचानक ये माइंड में स्ट्राइक हो गया और उसने बोल दिया नहीं लेके जाना। तो फिर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमसे 2 रुपये ले रखे हैं पहले स्याही के लिए, डील डन करने के लिए भाई 2 रुपये दे दिए थे उन्होंने पहले उसको। तो गफूर ने कहा था तुम ले लो, तुम्हारे 2 रुपये मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे रुपये, तुम मेरे महेश को छोड़ दो। तो वापस उसने महेश को वहीं पर रख लिया और फिर आगे स्टोरी बढ़ती रही। फिर जून का मिड आ गया, लगभग जून का मिड आ गया और एक दिन जब गफूर मजदूरी के लिए बाहर गया और दिन भर धूप में इधर उधर घूमता रहा और कहीं भी उसको मजदूरी मिली नहीं और वापस बेकार ही घर पे आ गया। तो घर पे आने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका था वो, बेरोजगारी के कारण, अकाल के कारण और इकोनॉमिक तंगी के कारण। फिर क्या हुआ, गफूर और अमीना में बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल का संवाद हुआ। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी रोना आ जाए। हुआ क्या कि गफूर जब घर पे पहुंचा तो उसने आवाज़ लगी, अमीना चावल लेके आ जाओ, खाना डाल दो, तैयार है क्या खाना। अमीना ने सुना नहीं, एक बार में सुन तो लिया पर वो जवाब देने के लायक नहीं, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। उसने फिर से बोला, सुनती हो क्या, खाना कहाँ पे, खाना लेके आ जाओ। तो अमीना ने कहा, नहीं है पिताजी, घर में चावल नहीं है, कल ही ख़त्म हो गए थे, मैंने आपको कहा तो था, तो मैंने आपको कल रात को ही बताया था। तो गफूर बोलता है, तुम मुझे आज सुबह याद नहीं दिला सकती थी। तो अमीना बोलती है, मैंने कल रात को ही तो आपको याद दिलाया था। क्या कल रात को ही तो याद दिलाया था, वापस वो रिपीट करता है गफूर, क्या कल रात को ही तो याद दिलाया था। बताऊं साली को, अपना बाप भूखा रह जाए पर खुद को तो दिन में 3-3 बार खाना होता है। फिर ऐसा बोलने को उसको करा खरा खोटा सुना के बोला कि इतने लोग मर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं मर जाती अभागिनी, कि तुमको कुछ आता जाता नहीं है, खाती पीती रहती हो, मरती क्यों नहीं हो तुम। ऐसे उसने कर्कश शब्द उसको सुनाए और एक चांटा लगा दिया अपनी बेटी को। फिर वो अमीना पानी का टक को, जो भी उनका जो पानी का कंटेनर था वो लेके गाँव में चली गई पानी भरने के लिए। तो फिर गफूर बैठ के रोने लगा। उसको पश्चाताप हुआ कि उसने अमीना को इतना खरा खोटा सुना क्यों दिया। वो एक्चुअली गुस्से के अंदर उसने सुना दिया, पर एक्चुअली उसके इंटेंशंस ये थे नहीं अमीना को सुनाने के लिए। फिर उसने सोचा कि उसको पता तो था कि भाई गाँव के अंदर 3 तालाब, 2 तालाब सूख चुके हैं। एक जो तालाब है वो शिबू बाबू जो उनका ज़मींदार है उनका पर्सनल, जिसको कोई पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती। और उसको ये भी पता था कि अमीना कर्तव्यनिष्ठ है और वो कुछ भी ज़्यादा खाती नहीं है, एक टाइम का खाना भी पूरा पर्याप्त नहीं मिलता है उसको। तो उसको ये सब पता था। फिर वो इसने उसको चांटा लगा, इसलिए उसको पश्चाताप हुआ थोड़ा। फिर उसने अमीना को सलाह करा, प्यार दुलार किया, थोड़ा उसको सेट किया। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में एक संदेश वाहक आया ज़मींदार के यहाँ से। उसने बोला कि ज़मींदार साहब ने आपको बुलाया है। तो गफूर ने कहा, मैं अभी कुछ खा के सो रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। तो उस संदेश वाहक को थोड़ा ये बात सहन नहीं हुई। उसने बोला कि तुम्हारी अच्छी मार पिटाई की जाएगी और अच्छा खासा तुम्हें सुनाया जाएगा, इसलिए तुमको घसीटते घसीटते हम लेके जाएंगे, ये आदेश आया ऊपर से। तो गफूर ने बोला कि हम यहाँ रहने का किराया देते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो संदेश वाहक ने ये बात वहाँ पे जाकर पहुँचा दी ज़मींदार के यहाँ पे। तो फिर उसको वहाँ पे ले जाया गया, अच्छा मारा पीटा उसको गफूर को। कारण क्या था कि जो महेश था उनका बैल, वो उसके ज़मींदार के खेत में चला गया, ज़मींदार की बेटी को भी नुकसान पहुँचा दिया और ज़मींदार का जो दान था, सूखा हुआ दान, उसको भी उसने खा लिया और सड़ा दिया सब कुछ। ऐसा अक्सर होता रहता था, पर गफूर की गरीबी को देख के अक्सर उसको माफ़ कर दिया जाता था। पर इस बार गफूर ने अपने आत्मसम्मान के विवश होकर ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि हम किसी गुलाम नहीं है, इस कारण उसको छोड़ा नहीं गया। अच्छी खासी पिटाई की उसकी और फिर वो घर पे आके लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद में एक इंसिडेंस होता है कि अमीना पानी का कटोरा लेकर अपने पिताजी के पास आ रही होती है, लोटा लेके पानी का। तो उसी टाइम गफूर एकदम कोने में बैठ के रो रहा होता है। वो जब ज़मींदार के यहाँ से आया तो स्ट्रेसफुल हालत में होता है, तो उस पानी का कटोरा उसके हाथ से गिर जाता है, इसकी ऐसी कोई आवाज़ आती है। तो गफूर आके देखता है, फिर वो सीन ऐसा होता है कि जो पानी का कटोरा गिरा हुआ होता है उसमें से पानी निकल रहा होता है और जो महेश है वो उस पानी को चाट रहा होता है। ठीक है, तो गफूर अपने
आपे को एकदम खोद देता है और वो पास में जो अपना खंजर पड़ा हुआ था, जो भी उसका औजार था वो पड़ा हुआ था, उसने उसको गफूर के सिर के ऊपर डाला और उसके सिर को काट दिया। तो थोड़ी देर उसने महेश ने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। थोड़ी देर में उसकी आंखें एकदम गोल गोल होते होते महेश का पूरा शरीर नीचे बैठ गया और महेश की दर्दनाक मृत्यु हो गई अपने मालिक के द्वारा, और जो मालिक उसको दिल से चाहता था। फिर गफूर भी कोने में बैठ के रोने लग गया और अमीना भी रोने लगी, पिताजी आपने क्या किया, आपने हमारे महेश को मार दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो मतलब जो आज जानवर के मरने के बाद जो काम होता है वो बस आ गए लेने के लिए उसको, और वो डाल के ले गए उसको। गफूर गफूर होता रहा और उसको डाल के ले गए। गफूर ने आंखें बंद कर ली, उससे ये सीन देखा नहीं गया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में पड़ोसियों से पता चला कि जमींदार ने तारक रत्न को बुलावा भेजा है। तो गफूर समझ गया कि मैंने जो पाप किया एक सजीव जानवर को मारने का, निर्दोष जानवर को मारने का, उसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए, मेरे मतलब वो क्या प्रायश्चित होना चाहिए, धन के रूप में मैं क्या दूं जमींदार को जिससे मेरा पाप खत्म हो जाए। इसी बात पे चर्चा करने के लिए जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया। तो गफूर को ये एहसास हो गया कि जमींदार मेरे को इसकी महेश की मृत्यु के ऊपर अच्छे पैसे ऐंठेगा और मेरे साथ वो बहुत निर्दोष तरीके से पेश आएगा। तो गफूर को जब ये बात पता चली तो उसने अमीना को बोल दिया तुरंत रातों रात के हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं जगह सेटल हो जाएंगे। हम चलेंगे फूलबेड़े की जूट मिल में। फूलबेड़े की जूट मिल में जहाँ का वो हमेशा से मना करता था कि फूलबेड़े की जूट मिल भी कुछ भी काम की नहीं है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, वहाँ पे धर्म का कुछ देखा नहीं जाता, औरतों का कुछ सम्मान नहीं होता, वहाँ पे जाने के लिए वो तैयार हो गया था। जो डिसीजंस आदमी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था लेगा, वो भी उसको लेने पड़ रहे हालातों के कारण। फिर अमीना ने कहा जी पिताजी चलते। फिर अमीना पीतल की जो थाली थी, कटोरी थे, वो उठाना शुरू कर दिया। तो उसने गफूर ने बोल दिया कि तुम सब छोड़ दो, ये हमारे महेश की मृत्यु के रूप में प्रायश्चित हो जाएगा, तुम बस आ जाओ, फटाफट चलते हैं हम यहाँ से। गांव से निकल रहे थे वो दोनों। तो गफूर सोच रहा था गांव में उसका अपना कोई था ही नहीं जिसको वो अपना बोल सके, उससे प्यार करने वाला कोई था ही नहीं। और वो ऊपर आसमान की ओर की तरफ देख के बोलता है, हे अल्लाह, महेश की जान उसकी जुबान पे प्यास रही है, उस टाइम उसकी मृत्यु हुई है, मतलब वो पानी पी रहा था उस टाइम उसकी मृत्यु हुई है, कि तुम उस हर एक आदमी को माफ़ मत करना जिसने उसकी प्यास के लिए पानी नहीं दिया, उसके हक का खाना नहीं दिया, उसके हक का दान नहीं दिया, उसके हक की घास नहीं दी। उन सब लोगों को कभी पाप मत करना, उन सभी लोगों को कभी माफ़ मत करना। तो ये एंडिंग होती है इस स्टोरी की। तो आपको समझ में आएगा, 17 मिनट लगे देखो इस पूरी स्टोरी को बताने में। सही बात तो ये पूरी स्टोरी आपको 17 मिनट में ही कवर हुई है, इसमें एक भी पॉइंट छूटा नहीं है आपकी स्टोरी का। वैसे जितने भी कैरेक्टर्स थे, बंसीलाल, मानिक घोष और शिबू बाबू, जो भी संदेश आ गया था वो, फुलबेड़े के जूट में, सब कुछ कवर हो गया। ये आपको मिलता है कंप्लीट पैक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गफूर लूज हिज टेम्पर एंड किल महेश। गफूर ने अपना आपा क्यों खो दिया और महेश की हत्या क्यों कर दी। सबसे एंडिंग का सीन है, आपको पता है, थ्योरी मैंने आपको दे रखी है, ना समझ में आए तो कभी कुछ भी पूछ सकते हैं आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड गफूर गेट हिज बुल रिलीज फ्रॉम द पुलिस पेन। गफूर ने अपने जो बैल को कांजी हो से कैसे छुड़वाया। जब वो उसको डाल के ले गए थे और ये न्यूज़ आई 3 दिन में पुलिस वाले उसको पशु बाजार में बेच देंगे, तो गफूर ने कैसे छुड़वाया। तो भाई वो बंसी के पास गया था थाली लेके और 1 रुपया लिया वहाँ से, फिर वहाँ पे जाके उन्हें सिक्योरिटी फीस दे के वहाँ से छुड़वा के गया था। ये कुछ सीन था, आपको पता है, थ्योरी में दे रखी, ना समझ में आया तो कभी पूछ सकते हो, नो डाउट। एक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मैंने लेना जरूरी समझा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरूर रट लेना, मतलब सीधी बात है, नंबर लेके आना नहीं, इंग्लिश में रटना पड़ेगा आपको। इस लैंग्वेज को आपको रटना पड़ेगा, स्टोरी आपको समझ में आएगी, इसके जो अच्छे वर्ड्स हैं वो माइंड में रखना। क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गफूर। गफूर की जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी थी। भाई वो 4 बीघा जमींदार का खेत था, उसके अंदर वो जोतता था, उसकी इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन थी। ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं समझ में आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। आंसर में जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर में इन 5 में से कोई एक वर्ड का यूज
करना ही करना, और ज़रूरत पड़ेगी आपको यूज़ करने की, और ये यूज़ करोगे तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और शायद टीचर इम्प्रेस होकर अच्छे मार्क्स दे दे। तो ये आपका था कंप्लीट पैक ड्रॉट चैप्टर के बारे में। तो अगर आपको ये पूरी मेहनत जो मैंने की है ये इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपकी हेल्प करने का, और हम आपकी हेल्प ऐसे ही करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बस पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लेके आओ।